अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अबाउट कैफ टू इकनॉमिक्स। हम माइक्रो इकनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह पूरे इस चैप्टर को 5 to 6 मिनट्स के अंदर काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बड़ा हेल्पफुल होगा फॉर रिवीजन पर्पसेस, फॉर द अगर आप सेकंड रिवीजन करना चाह रहे हैं या फिर आप अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आप पहली अटैम्प्ट में ही आप इन 6 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद नो टाइम वेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफाइन डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। कि फॉर एग्जांपल पेप्सी कोई ख़रीदना चाहता है तो मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ बेसिकली। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड के? डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स क्या है? देखो, प्राइस, अगर प्राइस कोका कोला की बढ़ गई, जैसे 20 से 25 रुपये हो गई है, तो मैं ऑब्वियस बात है मैं कम लाइकली हूँ फॉर बाइंग दैट गुड, ठीक है ना। अच्छा, इनकम, अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो मैं कहूँगा हाँ यार मैं पी लेता हूँ, आज मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ अगर साथ वाली गुड उसके साथ इंक्रीज़ कर रही है तो फिर तो मैं डिमांड कम कर दूंगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल पेप्सी ने बढ़ा दी है लेकिन 7 अप ने कम कर दिया है तो मैं 7 अप पीऊँगा। तो ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज़ करेगी उतनी डिमांड इंक्रीज़ करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं तो ऑब्वियस बात है 10 लोग पेप्सी पियेंगे, तो ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? वो है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ बायर, सेलर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेडर्स। ओके, ये बायर एंड सेलर माइक्रो कैटर करती है और गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स मैक्रो कैटर करती है। देन अच्छा, गुड्स दो तरह के, इधर मैं ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ फॉर्म में बता रहा हूँ। गुड्स एक होते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स जो आपस में रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि बुक और कारपेट, दे आर नॉट रिलेटेड। और एक होते हैं रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं, और एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड जैसे कि पेप्सी और 7 अप, वो आ गई। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आ गई फॉर एग्जांपल कि पेन, बुक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेन की कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कॉपी की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने पहले भी पढ़े हैं। अच्छा, एक है प्राइस दो डिटर्मिनेंट्स है कि प्राइस इंक्रीज़ करेगी डिमांड कम होगी। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं सारे, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ पॉपुलेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज़ है मतलब कल अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है पेट्रोल की तो आज हम डलवा लेंगे। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाँ फॉर एग्जांपल अब एप्पल आईफोन है तो डिस्पाइट ऑफ कि जितना भी महंगा हो लोग खरीदते हैं क्योंकि एक वो फैशन बन चुका है। अच्छा, जिसकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी वो ज़्यादा। अच्छा हाँ, अगर उधार देते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल वाले कहते हैं कि हम उधार पे आपको फ़ोन देते हैं तो आप ले लेंगे, आप कहेंगे यार मुझे ईजिली। अच्छा, ये कैसे टेस्ट होगा? ऐसे टेस्ट होगा कि वो पूछेंगे, आपने बस एक को इंक्रीज़ करवा देना। अगर वो पूछेंगे कि प्राइस का क्या इफेक्ट है पड़ा डिमांड पर, तो आपने बता देना प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड कम होगी। अब हम आ गए लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इफ प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। इफ प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। और अब लेकिन बात यह है कि एजम्पशंस हो सेट्रिस पैरेबस कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहे, जैसे कि इनकम सेम रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, ये बेसिकली टेबल फॉर्म में भी उसने बताया हुआ है हमें, और फिर उसके बाद ग्राफ फॉर्म के अंदर बताया हुआ है। डिमांड का ये ग्राफ है पढ़ा, देखो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड आ जाती है और प्राइसेस आ जाती है वाई एक्सेस पे। तो ये डिमांड कर्व है। बेसिकली आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, आपने डिमांड कर्व की ये लाइन बनानी है। इन दोनों को, ये जो लाइन है इसे ना एक्स एक्सिस पे टच करवाना है ना वाई एक्सिस पे टच करवाना है। ये लाइन बना के डी कर देनी। वो ज़रूरी नहीं है 1 2 3 लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड लिख दें और लाइन बना दें और डी लिखा आ जाए। तो ये प्रॉपर, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ साथ साथ। ये आगे उसकी डिमांड। अच्छा, अब एक्सप्लेन कैसे करना है? एरिया को डिस्क्राइब, एरिया करें कि देखिए ना डिमांड कम हो रही है, एरिया कर्व को डिस्क्राइब करें। एरिया क्या मतलब क्या शो कर रहा है? प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, कर्व को शो करें। अच्छा, अगर कोई और कर्व है ना उसे भी शो करें। आगे आप देखेंगे आगे जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो 2 कर्व्स होंगी तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक उन्होंने हैक बताया। अच्छा, स्लोप डिमांड कर्व क्यों नेगेटिव है? एक तो इनकम इफेक्ट,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ती है, फिर लोग सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ें सस्ती हो जाए तो लोग वहाँ जाते हैं। और तीसरी चीज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको आगे जाके बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ रही है। उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ की, देखिए आप प्राइस डिटरमिन हो सकती है, देखिए ना आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स के लिए वो डिसाइड कर सकते हैं अगर यार हम प्राइस इंक्रीज़ करें तो हमारा डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए भी अगर टैक्स डिसीजंस के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। गिवन गुड्स हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो तो डिमांड डिक्रीज़ नहीं होती बल्कि इंक्रीज़ होती है। कुछ होती है नहीं गिवन गुड्स। हाँ, अगर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रोटी, तो वो बेशक जितनी कीमत, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी, लोग रह नहीं सकते। चेंज इन ट्रेंड, हाँ अगर ट्रेंड चेंज हो जाए जैसे कि एप्पल है, इनकम चेंज हो जाए, फिक्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड शॉर्टेज। ठीक है ना। अच्छा, होम जो मार्केट है ना, वो गिवन गुड नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि एक तो डिज़ाइन उनका डिफ़र करता है, और जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं ना, वो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो देयर आफ्टर अब हम सप्लाई पे आते हैं। सप्लाई बेसिकली क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स की। मैं अगर सप्लायर हूँ तो मैं जितने सेल कर सकता हूँ, ये सप्लाई है पड़ी। डिटर्मिनेंट्स क्या है, प्राइस है, अवेलेबिलिटी एंड अच्छा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेबर है, लैंड है, तो मैं ज़्यादा सप्लाई कर सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर कम है, मतलब मेरी पेप्सी है, मैं अगर बनाता हूँ या पेन बनाता हूँ, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इनपुट तो मैं बनाऊँगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। टेक्नोलॉजी मेरे पास अच्छी है, फास्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो आसानी हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हैं तो फिर तो मेरे लिए मसला है, मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। सब्सिडीज़ हैं तो मैं फेवरेबल हूँ एज अ सप्लायर। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्रॉप्स खुदा न खासा ख़राब होती हैं तो फिर ऑब्वियस बात है सप्लाई कम होती है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन। अच्छा, नंबर ऑफ जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। टाइम एंड सप्लाई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन क्या है, जो प्रोड्यूस टुगेदर। फॉर एग्जांपल अगर आप बीफ बनाते हैं तो साथ लेदर भी प्रोड्यूस होती है, सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ज़्यादा फ़ायदा। सब्सटीट्यूट में है कि ये प्रोड्यूस बाय फर्म एज ऑल्टरनेट, या आप रेफ्रिजरेटर बनाओ या आप एसी बनाओ, तो ये एक आपको इधर डिसाइड करना पड़ता है। ओके, समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, रिजर्व प्राइस क्या है, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस फॉर सेलर, मतलब रिजर्व प्राइस है कि मैं देखो ना फॉर एग्जाम्पल पेप्सी 20 रुपये से कम की नहीं बिक सकती, ये मेरी रिजर्व प्राइस है। अफेक्ट करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स हैं जो रिजर्व प्राइस को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। इनकम है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी चाहती है कि मैं अपनी सस्ती चीज़ें बेचूँ ताकि मैं ज़्यादा कस्टमर्स बना लूँ, फिर उसके बाद मैं महंगी कर लूँ। ऐसे ही नंबर ऑफ सेलर्स हैं, जो पहले फैक्टर्स हैं पड़े वो इंशाल्लाह आपको। अच्छा, ये लॉ ऑफ सप्लाई गया, इफ़ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, इफ़ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज, अगर प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। सेट्रेस पैरिपस, यहाँ भी अजम्पशंस क्या हैं पड़ी, वही जो सारे फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी और सारी चीज़ें। थैंक यू। अच्छा, ये उसका टेबल है और ये ग्राफ है। देखिए आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वो सारी चीज़ें आ जानी है, क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी, सप्लाई कर्व बनानी है और एस बनाना है। 1 to 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि प्राइसिंग के अंदर डिसीजन हो जाता है और बंदा फोकस कर लेता है। ठीक है ना। आप आगे। अच्छा, अब हम शॉर्टेज और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ना, डिमांड, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। जहाँ ये दोनों मिलते हैं ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, यही प्राइस है जितने की पीछे। अगर इसकी ऊपर रहा है, जैसे यहाँ ये स्टेज, ऊपर वाला स्टेज सरप्लस है और नीचे शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड ज़्यादा हो लेकिन प्राइस कम हो, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्राइस कम है तो शॉर्टेज है। अच्छा, प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम है तो सरप्लस है। तो इन चीज़ों को आप कैटर करेंगे। अच्छा, अगर देखें ना, एक होती शिफ्ट इन डिमांड कर्व और एक होती मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट है कि एक ही लाइन पे ऊपर नीचे जाती रहेगी। शिफ्ट तब होता है जब नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है ना, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट जो भी है ना, अगर वो इंक्रीज़ कर जाए तो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन के अंदर रखनी पड़ेंगी। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 कैफ टू इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई का मेन कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह आपको सही तरह कैटर किया होगा। जज़ाकल्लाह, कीप